वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी हमारे रिसेंट नए सिलेबस जो कि सेशन 2022-23 के लिए चेंज हुआ है फॉर एकेटीयू, उसमें एक नया टॉपिक ऐड किया गया है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और दो टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं विच इज़ रमन एंड माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी के सिलेबस में यूवी विजिबल, आईआर और एनएमआर, ये तीन टेक्निक्स हैं। दो टेक्निक्स की डिफरेंट वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो इस तीसरी टेक्निक की पहली वीडियो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम इस पहली वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन और नंबर ऑफ सिग्नल्स को कवर करेंगे। तो पहली हेडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ नोन एज इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन को हम अपनी पुरानी वीडियोस के जैसे ही एक सीक्वेंस की फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे यूवी विजिबल और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने इंट्रोडक्शन को 4 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है, उसी तरीके से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन को भी हम 4 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट हमारे पास होता है हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा नाम या उसका कोई ऑल्टरनेट नेम। तो एनएमआर के लिए हम कोई ऑल्टरनेट नेम ना यूज करके हम यूज करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इट इज नोन एज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो दूसरा पार्ट है हमारे इंट्रोडक्शन का, दैट इज नोन एज द मेन फंक्शन ऑफ द टेक्निक। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम टाइप ऑफ बॉन्ड आइडेंटिफाई करते हैं, आईआर की हेल्प से हम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं, और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजफुल होती है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन या हाइड्रोजन एटम्स, दैट इज नंबर एंड टाइप ऑफ प्रोटॉन्स कह लीजिए, या हमारे सिलेबस में 1H NMR है तो इसको हम नंबर एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की फॉर्म में भी काउंट कर सकते हैं। तो किसी भी दिए हुए मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं और वो कितनी तरीके के हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो थर्ड पॉइंट हमारा होता है किसी भी स्पेक्ट्रम में, वो हम काउंट करते हैं उस स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज को। तो जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके लिए जो रेंज हम फॉलो करते हैं दैट इज 4 टू 900 मेगाहर्ट्ज। और ये जो रेंज हम फॉलो करते हैं ये बेसिकली रेडियो वेव रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं दिस इज फॉर रेडियो वेव रीजन, यानी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ रेडियो वेव रीजन, जो कि 4 से लेकर 900 मेगाहर्ट्ज की रेंज को फॉलो करते हैं। वही रेडिएशंस हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज की जाती हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट हमारा आता है विच इज द मेन पॉइंट, दैट इज द इफेक्ट ऑफ दैट रेंज या दैट स्पेक्ट्रम, कि जब भी हम अपने किसी सैंपल कंपाउंड के ऊपर इस पर्टिकुलर रेडिएशन को डालते हैं तो इस रेडिएशन को डालने से हमारे कंपाउंड में क्या चेंजेस होते हैं। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो तरीके के मैग्नेटिक फील्ड वर्क करते हैं जब हम अपनी इस रेडिएशन को डालते हैं अपने सैंपल कंपाउंड के ऊपर। उन दोनों के इंटरैक्शन को ही हम इफेक्ट ऑफ रेंज की फॉर्म में काउंट करते हैं। तो दैट इज इंटरैक्शन बिटवीन द टू मैग्नेटिक फील्ड्स, जिसमें से एक हमारे पास होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकेंड वन इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलर मूवमेंट की वजह से जनरेट होता है, इसीलिए हम इसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं। और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमारा रेडियो वेव रीजन का अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम अपने सैंपल कंपाउंड के ऊपर डालते हैं, और इस मैग्नेटिक फील्ड के इम्पैक्ट की वजह से एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप होता है। जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड भी कहलाता है, और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं। और इसी मैग्नेटिक फील्ड के इंटरैक्शन की वजह से एक स्पिन स्पिन कपलिंग डेवलप होती है, और जिसकी वजह से शील्डिंग डीशील्डिंग इफेक्ट होते हैं, और ये इफेक्ट ऑफ रेंज फाइनली कन्वर्ट होती है डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर ऑफ सिग्नल्स की फॉर्म में। तो दैट मीन्स हम जो सेकेंड पार्ट इंट्रोडक्शन के अलावा स्टडी करने वाले हैं अपनी इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इट इज नोन एज नंबर ऑफ सिग्नल्स। नंबर ऑफ सिग्नल्स हमें ये बताते हैं कि हमारे कंपाउंड के अंदर कितने तरीके के हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, यानी ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, वो कितने टाइप के हैं, और उनमें इंडिविजुअल हर एक ग्रुप में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। Number of signals tell the
नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी नंबर ऑफ सिग्नल जितने भी हमें मिलेंगे वो हमें ये बताएंगे कि कितने सेट ऑफ सेम टाइप ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन ग्रुप्स या हाइड्रोजन एटम्स हमारे मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं। और जो नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं ये हमारे एक मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को काउंट करेंगे, और हमेशा जो मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाते हैं। तो इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स इज इक्वल टू केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ सिग्नल्स हमें मिलेंगे वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हैं जिनको हम इक्विवेलेंट काउंट कर रहे हैं, और वही हमारे अपने केमिकल स्ट्रक्चर के लिए भी नंबर जो है सेम होगा। यानी अगर किसी कंपाउंड के लिए हमें दो डिफरेंट सिग्नल्स मिलते हैं तो इसका मतलब है दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट ऑफ प्रोटॉन्स हमारे कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये नंबर ऑफ सिग्नल्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस सिग्नल कैलकुलेशन को हम दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें से एक पार्ट तो होगा हमारा नंबर ऑफ सिग्नल्स का, और दूसरा पार्ट हमारा कहलाएगा टाइप ऑफ स्प्लिटिंग का। पहले नंबर ऑफ सिग्नल्स को समझते हैं। नंबर ऑफ सिग्नल्स का मतलब है कि हमारे कंपाउंड के अंदर कितने डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, उतने ही नंबर ऑफ सिग्नल्स हमें मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सा मॉलिक्यूल लूं, दैट इज CH3OH, तो इस मॉलिक्यूल में हमें ये दिखाई दे रहा है कि 3 हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट हैं और एक हाइड्रोजन अलग प्रेजेंट है। दोनों हाइड्रोजन की काउंटिंग अलग अलग है, तो इसलिए इनिशियली इन दोनों हाइड्रोजन्स के लिए हमें दो अलग अलग तरीके के सिग्नल मिलेंगे, यानी एक हमें सिग्नल ए मिलेगा और एक हमें सिग्नल बी मिलेगा, दो डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स। यानी इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए अगर मैं लिखूं तो वी विल गेट नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ सिग्नल 2 का मतलब क्या है कि अगर हम एक सिंपल सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझें तो दिस इज अवर एनएमआर स्पेक्ट्रम, जिसमें हमें एक सिग्नल ए के लिए मिलेगा और दूसरा सिग्नल हमें बी ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स के लिए मिलेगा, यानी एक सिग्नल ए के लिए और एक सिग्नल बी के लिए, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि हमारे कंपाउंड के अंदर दो डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर इसी कंपाउंड के लिए हम टाइप ऑफ स्प्लिटिंग की बात करें तो टाइप ऑफ स्प्लिटिंग के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू n+1, जहां जो n है दैट इज नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स। यानी अगर अपने इसी कंपाउंड को हमें टेस्ट करना है तो इस कंपाउंड में अगर हम अपने पहले सिग्नल ए की बात करें तो ए में टोटल 3 हाइड्रोजन है, लेकिन ए के नेबरिंग में जो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है इसके पास केवल एक हाइड्रोजन है। यानी अगर सिग्नल ए की स्प्लिटिंग की बात करें दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ ए, तो ए के लिए जो n+1 की वैल्यू हम काउंट करेंगे उसमें ए के नेबरिंग में ये प्रेजेंट है सेट ऑफ प्रोटॉन बी जो कि 1 है, तो दैट इज 1+1, ये वैल्यू हमारी आएगी 2। यानी हमारा जो सिग्नल ए है वो इस तरीके से ना होकर उसकी स्प्लिटिंग दो डिफरेंट पार्ट में होंगी, यानी हमें दो अलग अलग पीक्स दिखाई देंगी फॉर सिग्नल ए। लेकिन अगर इसी को हम बी के लिए काउंट करें दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल बी, तो बी के लिए जो n+1 की वैल्यू आएगी, तो अब बी हमारा ये वाला सिग्नल है OH, इसके लिए जब हम बी की वैल्यू काउंट करेंगे तो हमारे नेबरिंग प्रोटॉन्स कितने हैं 3, यानी इसके बराबर वाले एटम के पास जितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं दैट विल बी काउंटेड एज n। तो बी के लिए जो नेबरिंग प्रोटॉन्स हुए वो हुए 3+1, यानी टोटल वैल्यू हमारे पास यहां से निकल कर आई 4। तो अगर हम अपने सिग्नल बी की स्प्लिटिंग की बात करें तो बी की स्प्लिटिंग में हमें 4 डिफरेंट पीक्स दिखाई देंगी कुछ इस तरीके से, ये हमारे सिग्नल बी की स्प्लिटिंग होगी। तो किसी भी दिए हुए कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ सिग्नल हमें बताते हैं कि कितने सेट ऑफ प्रोटॉन्स हमारे कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं। जैसे इस कंपाउंड के लिए दो डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं तो हमें 2 सिग्नल मिलेंगे, और जो स्प्लिटिंग है वो हमें बताती है कि अपने बराबर वाले एटम के पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, उसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। जो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स हैं वो काउंटिंग के हिसाब से उनके डिफरेंट नाम भी हम देते हैं।
तो इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। दैट मीन्स इफ स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इज एज फॉलोज, यानी एक तरफ हम ले रहे हैं द वैल्यू ऑफ n+1 और दूसरी तरफ हम ले रहे हैं टाइप ऑफ स्प्लिटिंग। यानी कि अगर n+1 की वैल्यू हमारे पास 1 आती है तो हमारा सिग्नल होगा सिंगलेट, सिंगल स्प्लिटिंग, जिसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारी n+1 की वैल्यू 2 आती है तो हमारा सिग्नल कहलाता है डबलेट, जिसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे सिग्नल की स्प्लिटिंग आती है 3 तो इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t से। अगर स्प्लिटिंग 4 पार्ट में आती है तो दैट इज नोन एज क्वाड्रेट और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं q से। सिमिलरली अगर 5 या उससे ज्यादा हमारे सिग्नल की स्प्लिटिंग होती है तो उसको हम एज अ कंबाइंड फॉर्म मल्टीप्लेट के नाम से जानते हैं और इस मल्टीप्लेट को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और कई बार रिप्रेजेंटेशन में हम डैश लगा के स्प्लिटिंग को भी मेंशन कर देते हैं। जब भी हमारा सिग्नल सिंगलेट होगा तो सिंगलेट का मतलब है हमारे सिग्नल में केवल एक पीक हमें नजर आएगी। जब हमारा सिग्नल डबलेट होगा तो 2 इक्वल साइज की पीक्स हमें दिखाई देंगी। स्प्लिटिंग फॉर्म में अगर हमारा सिग्नल ट्रिपलेट होगा तो एक छोटी पीक, एक बड़ी, फिर एक छोटी पीक। क्वाड्रेट में 2 पीक्स छोटी और 2 पीक्स यानी 2 स्प्लिटिंग पार्ट बड़े दिखाई देंगे। सिमिलरली जो मल्टीप्लेट है उसमें भी हमारी पार्टीशंस कुछ इसी तरीके से होंगे। अगर 5 है तो एक छोटा, देन उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा और फिर उसी रेस्पेक्ट में घटता हुआ। तो ये इस तरीके से हमारे सिग्नल की स्प्लिटिंग होती है। तो हमसे 2 तरीके की चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। एक हमसे नंबर ऑफ सिग्नल काउंट कराया जाता है और उसके साथ हमें उसकी टाइप ऑफ स्प्लिटिंग भी करनी होती है। तो एक सिंपल एग्जांपल लेके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वैसे ही कुछ और डिफरेंट एग्जांपल्स हम आगे देख लेते हैं सिग्नल्स की काउंटिंग के लिए। बट उससे पहले जितना हमने अब तक पढ़ा है उसको एक बार सम अप कर लें। हमने ये समझा कि हमारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसे हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं और इसकी हेल्प से हम टाइप एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन एटम की काउंटिंग कर सकते हैं। 4 to 900 मेगाहर्ट्ज इसकी रेंज होती है जो कि रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है और इसकी हेल्प से मतलब विद द हेल्प ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम टाइप एंड हाइड्रोजन तो आइडेंटिफाई करते ही हैं, लेकिन इसके इम्पैक्ट में जो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं उनका इंटरेक्शन आपस में होता है, जिसका रिजल्टेंट हमें नंबर ऑफ सिग्नल्स की फॉर्म में मिलता है। नंबर ऑफ सिग्नल्स हमें इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि अगर मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं तो केमिकली भी इक्विवेलेंट होंगे। फिर हमने समझे नंबर ऑफ सिग्नल्स, जितने डिफरेंट सेट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं उतने नंबर ऑफ सिग्नल्स हमें मिलते हैं और हर एक सिग्नल की स्प्लिटिंग डिपेंड करती है n+1 पर, जहां n है नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स, जिसको हमने एक एग्जांपल की हेल्प से समझा। अब आगे हम डिफरेंट कंपाउंड्स लेकर नंबर एंड टाइप ऑफ स्प्लिटिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज वी आर हैविंग अ कंपाउंड दैट इज CH3 CH2 CH3। अगर इस कंपाउंड की हम बात करें तो हमारे पास 1 2 3 ग्रुप हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम इस पहले CH3 की बात करें तो इसको हमने A से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको हमने B से रिप्रेजेंट कर दिया। बट ये जो थर्ड CH3 है इसके नेबरिंग में CH2 और इधर वाले CH3 के नेबरिंग में भी CH2, तो दैट मीन्स ये दोनों CH3 एक ही टाइप के हैं, यानी सेम एनवायरमेंट में प्रेजेंट है बिकॉज इनके नेबरिंग एटम सेम हैं। तो इसलिए इन दोनों का हमें डिफरेंट सिग्नल ना मिलकर केवल एक ही सिग्नल मिलेगा, तो इसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए अगर हम काउंट करें तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे केवल 2, दैट इज A एंड दूसरा सिग्नल होगा B। जो सिग्नल A होगा इसकी स्प्लिटिंग हम इसके साथ में लिख देते हैं और B की स्प्लिटिंग लिख देते हैं। जब हम सिग्नल A के लिए काउंट करेंगे तो इस सिग्नल A के नेबरिंग में यानी बराबर वाले एटम में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, यानी इस सिग्नल A के लिए हम जो n की वैल्यू काउंट करेंगे वो कितनी होगी, 2 होगी। तो सिग्नल A के लिए n+1 कितना हो गया, 2 + 1 दैट इज 3। और अगर 3 आ रही है वैल्यू तो दैट मीन सिग्नल कैसा होगा, दैट विल बी ट्रिपलेट। तो ये हमारी हुई सिग्नल A की स्प्लिटिंग, जिसको मैंने मेंशन किया ट्रिपलेट, चाहे इधर वाला A हो चाहे इधर वाला A हो। लेकिन जब यही स्प्लिटिंग हम अपने सिग्नल B के लिए फाइंड आउट करेंगे तो B जो है वो CH2 के लिए हम दिखा रहे हैं, तो इसके नेबरिंग में चाहे हम इधर देखें चाहे हम इधर देखें, दोनों साइड 2 एटम्स प्रेजेंट हैं इसके नेबरिंग में,
दोनों एटम्स को मिलाकर n की वैल्यू काउंट करेंगे तो 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर, यानी टोटल n+1 हम लिखेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास है 6 और +1 हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है, तो हमारा सिग्नल कितने पार्ट में स्प्लिटेड हुआ, 7 पार्ट्स में। तो इसलिए इस 7 को हम हैप्टेट ना दिखाकर मेंशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ m, दैट इज नोन एज मल्टीप्लेट। तो ये हमारे इस कंपाउंड के सिग्नल्स की स्प्लिटिंग है। आई होप आपको समझ में आया होगा। Now moving forward to the next example, suppose we are having a compound that is CH3, CH3, C double bond O। अब अगर इसमें आप ध्यान से देखो तो हमें जो कंपाउंड दिया गया है इसमें दो डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, एक ये और एक ये। लेकिन इस CH3 के नेबरिंग में भी CO प्रेजेंट है और इस CH3 के नेबरिंग में भी CO ही प्रेजेंट है। तो दोनों का नेचर ऑफ एनवायरनमेंट सेम टाइप का है, इसलिए इन दोनों के लिए हमें केवल एक ही सिग्नल मिलेगा। तो इसके लिए भी हम A रिप्रेजेंट करेंगे और इसके लिए भी हम A ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं, दैट इज ओनली 1, और 1 कौन सा सिग्नल है, केवल A। जो सिग्नल A है अगर उसकी स्प्लिटिंग हम देखें तो स्प्लिटिंग ऑफ A के लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए n+1, n इज नोन एज नेबरिंग प्रोटॉन्स, और अगर यहाँ हम देखें तो इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी है, 0। तो हमारे सिग्नल की स्प्लिटिंग हुई 0+1 दैट इज 1, तो हमारा सिग्नल कैसा होगा, सिंगलेट। तो A को हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल s के साथ विच इज नोन एज सिंगलेट। तो डिपेंड करता है कितने सेट ऑफ प्रोटॉन्स हैं, सेम एनवायरनमेंट में है या डिफरेंट एनवायरनमेंट में है, उसके अकॉर्डिंग हम काउंट करते हैं। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे सपोज वी आर हैविंग CH3, CH2, CH2, Cl। अब यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं तीन डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटॉन्स, एक ये और एक ये। तो CH3 बिल्कुल अलग है, A लिख दिया हमने, CH2 काउंटिंग डिफरेंट है, B लिख दिया हमने। लेकिन ये जो तीसरा CH2 है, अगर इसको हम देखें कि हमारे पास दो CH2 है डिफरेंट, बट इन दोनों CH2 का एनवायरनमेंट अलग अलग है। कैसे, इस CH2 के एक तरफ Cl है और एक तरफ CH2 है। लेकिन अगर हम अपने इस सेकंड वाले CH2 को काउंट करें तो इस CH2 के अगेंस्ट एक साइड तो CH2 प्रेजेंट है सिमिलरली, लेकिन दूसरी साइड Cl की जगह है CH3। तो यानी इन दोनों CH2 के नेबरिंग एटम्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, और डिफरेंट नेबरिंग एटम्स होने की वजह से ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में है, यानी हमें 3 डिफरेंट सिग्नल्स मिलेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स की काउंटिंग हो गई हमारे पास 3, और अगर हम इसी के साथ स्प्लिटिंग को देखें तो A के लिए जो n+1 की वैल्यू है, A के नेबरिंग में केवल 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसको हमने मेंशन कर दिया n+1 यानी 2+1, तो दैट विल बी 3, और 3 का मतलब है सिग्नल होगा ट्रिपलेट। अगर हम B को काउंट कर रहे हैं तो B के लिए इधर भी 3 प्रोटॉन और इधर भी 3 प्रोटॉन, सॉरी इधर 2 प्रोटॉन, तो टोटल n की वैल्यू हमारे पास हो गई n+1 दैट इज 3 और 2 5, 5+1 टोटल हो गए 6, जिसको हम दिखाते हैं मल्टीप्लेट की फॉर्म में। और अगर हम अपने थर्ड सेट ऑफ प्रोटॉन के लिए काउंट करेंगे तो थर्ड सेट ऑफ प्रोटॉन के नेबरिंग में केवल 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमने लिखा n+1 यानी 2+1 दैट इज इक्वल टू 3, तो हमारा सिग्नल हो गया ट्रिपलेट। इस तरीके से हम किसी भी दिए हुए कंपाउंड के नंबर ऑफ सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ सिंपल क्वेश्चंस लिख रही हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करके देखना। आप ये कुछ क्वेश्चंस हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं, तो अगर किसी का कोई आंसर नहीं आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो सर्टेन क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट इज CH3, CH, CH, CHO। दूसरा कंपाउंड जो आप ट्राई करेंगे दैट इज CH3, CH, Cl, CH2Cl। जो थर्ड कंपाउंड आप ट्राई करेंगे दैट इज CH3, CH2, CH2OH। और एक और कंपाउंड में यहाँ मेंशन कर देती हूँ दैट इज CH3 होल थ्राइस COCH3। इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ। एक कार्बन के साथ 3 डिफरेंट पोजीशंस में जुड़े हुए हैं CH3, और
इसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन एंड अगेन CH3। ये स्ट्रक्चर है। तो आप इन चारों को सॉल्व करके नंबर ऑफ सिग्नल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करें और अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि कैसे हम नंबर ऑफ सिग्नल्स कैलकुलेट करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई डाउट, कोई सजेशन है तो उसे भी आप अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।